हिंदुस्तानियम टेल्स एंड टॉक्स, गाथाओं और गपशप के इस चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं संजय कुमार। हर बार की तरह हिंदुस्तानियम टेल्स एंड टॉक्स में हम हाजिर हैं कुछ अनसुनी, कम सुनी कथाओं में से ऐसी ही एक कथा लेकर के। और इस बार कथा है नेहरू के एक अनाम, अनाथ और कथित अवैध बच्चे की। तो आइए सुनते हैं ये कथा। संजय गांधी की बेटी और वरुण गांधी की जो कथित बहन है वो सोशल मीडिया पर मौजूद है। आप देख सकते हैं उन्हें। पर क्या इंदिरा गांधी का उनसे 31 बरस छोटा भाई वो भी मौजूद है? क्या आप उसे भी देख सकते हैं? क्या वो इंदिरा गांधी का भाई आज भी जिंदा है? अगर हाँ, तो वो कहां है? कभी सोशल मीडिया पर इस तरह की चर्चा या उनकी फोटो तो नहीं है। और अगर वो नहीं है या नहीं रहे तो इसकी सूचना हमें क्यों नहीं मिली आज तक? सूचना क्रांति वाले इस दौर में उनकी कोई खोज खबर न मिलना एक बड़े आश्चर्य सा लगता है। बेडरूम तक झांकने वाला मीडिया और नेताओं के नहाने धोने तक की जो है खबर रखने वाली जो सियासत है, उसके इस जमाने में इतनी गुमनाम मौत कैसे हो सकती है ऐसे व्यक्ति की जिसका रिश्ता इतना बड़ा? माना जाता है कि जवाब गलत हो सकते हैं और सवाल हमेशा ही सही होते हैं, ये सच है। लेकिन इन सवालों से पहले ये तो तय हो कि क्या नेहरू के कोई बेटा था भी? नेहरू के सचिव की और नेहरू के विरोधियों की माने तो बेशक नेहरू को इंदिरा के अलावा एक बेटा भी था। वो एक और बच्चे के बाप बने थे। लेकिन नेहरू के कुछ नजदीकियों के और खुद उनके वो जो बच्चे की मां कही जाती हैं, उनकी माने तो उन्होंने इसे सब चीज को बिल्कुल मन गढ़ंत कहानी बताया। अब ऐसे में किसकी बात को सही माना जाए? अब चलिए, ये कंफ्यूजन है। ऐसे में हम क्या करते हैं कि दोनों तरह की जो आंतरिक और अंतरंग कथाएं हैं वो हमको सुना देते हैं, हम आपको सुना देते हैं। और कोई ऐसा सबूत जो है वो सामने ला देते हैं। अब आपकी बात है कि आप क्या मानते हैं। जो भी मानते हो आप कमेंट में कह सकते हैं। कोई सबूत हो ना हो, आपको जो भी मानना है, जो आपका मन कहता है वो सब आप कह सकते हैं। आखिर सोशल मीडिया है, सब लोग सब कुछ कह ही रहे हैं, तो फिर आप पीछे क्यों रहे? आप भी बताइए। अभी तक आपने इस कहानी में महज मथाई, नेहरू और एक सन्यासिनी का जिक्र सुना होगा। लेकिन इस रोचक कहानी में श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ए.के. गोपालन, राधा कृष्णन और तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे कई दिग्गज शामिल हैं। तो चलिए शुरू करते हैं जवाहरलाल के उस अनाम, अनाथ, अदृश्य लाल की अकथ कथा। जवाहरलाल नेहरू तब 60 के हुआ चाहते थे। इसी दौर में उनकी भेंट एक 35 वर्षीय सन्यासिनी से होती है। भेंट होती है और मुलाकातें बढ़ती जाती हैं एक एक करके। और जब मुलाकातें बढ़ती हैं तो फिर किस्से बनने शुरू हो जाती हैं। सन्यासिनी से नेहरू की मुलाकात कैसे हुई, इसके बारे में भी दो तरह की कहानियां हैं। दोनों वर्जन अलग अलग है। पहला संस्करण वो है जो सन्यासिनी बताती है। बहुत से मालदार चेले थे, पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उनके पहले ऐसे चेले थे जो थोड़े मालदार भी थे और प्रसिद्ध बहुत ज्यादा थे। राजनीतिक पहुंच उनकी बहुत अच्छी थी, दिल्ली तक उनकी पहुंच थी। तो शुद्धा माता ने बताया कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ही उनको दिल्ली लेकर के आए थे। उनके हिसाब से खुद नेहरू ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी से कहा था कि वो उनसे मिलना चाहते हैं, क्योंकि असल में उन्होंने, नेहरू जी ने शुद्धा माता की कुछ तस्वीरें जो है वो देखी थी और साथ में उनके लिखे हुए कुछ पत्र पढ़े थे। वो पत्र जो शुद्धा माता ने बंगाली विद्वान श्रुति मोहन राय को लिखा था। अब
नेहरू किस चीज से ज्यादा प्रभावित थे, श्रद्धा माता की तस्वीर देखने से, तस्वीरों से, या उनके लेखन से, इस बात का तो खुलासा नहीं हुआ और पता नहीं चल सकता, और इस पर बहस भी बेमानी है। लेकिन इस पर यह तो मानी बात है कि जो श्रद्धा माता थी वो सन्यासिनी बहुत ही सुंदर थी और विदुषी थी। उनको हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी तथा बंगला पर बहुत अच्छा अधिकार था। इन सारी भाषाओं में न सिर्फ वो बेहतर लिखती थी, बहुत अच्छा बोलती थी, बहुत प्रभावशाली। और अब देखिए कि जब खुद नेहरू ने अपने ही सहयोगी रहे और पूर्व कांग्रेसी रहे श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनसे मिलाने के लिए कह दिया हो, तो फिर मिलने में बाधा कहाँ से रह जाती है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी श्रद्धा माता को लेकर एक दिन दिल्ली आए और फिर सीधे फोन पर बात हुई जवाहरलाल नेहरू जी से, और उसके बाद समय ले लिया गया श्रद्धा माता जी के लिए, और फिर श्रद्धा माता उनके पास गई और नेहरू जी से मुलाकात हुई। श्रद्धा माता कहती हैं कि ये उस तरह की कहानी नहीं है जैसा कि मथाई लिखता है कि मैंने कोई उनको एसडी उपाध्याय के जरिए जो है एप्लीकेशन डाली और फिर उसके बाद मुझे बड़ी मुश्किल से समय मिला, ऐसा कुछ नहीं था। खैर, ये तो सन्यासिनी का वर्जन था कि कैसे मुलाकात हुई। अब देखिए मथाई अपनी किताब में क्या लिखते हैं इस बारे में। मथाई लिखते हैं कि ये 1948 में सर्दियों की बात थी। एसडी उपाध्याय जी एक सन्यासिनी का पत्र लेकर के आए। ये हरिद्वार और इलाहाबाद के बीच रहने वाली किसी साध्वी का पत्र था जो बनारस में फिलहाल थी, और वो सन्यासिनी जो है दिल्ली आई थी बनारस से, और वो मिलना चाहती थी जवाहरलाल नेहरू जी से। खैर, आगे बढ़ने से पहले आप ये पूछ सकते हैं कि भाई ये एसडी कौन। तो एसडी जो है वो शिवदत्त उपाध्याय हैं, जो उस समय सब लोग उनको एसडी उपाध्याय या एसडी के नाम से जाना करते थे। एसडी जो थे मोतीलाल नेहरू के सचिव रह चुके थे और नेहरू परिवार के प्रति क्या कह सकते हैं कि पूरी तरह समर्पित थे, तन मन धन से समर्पित थे। धन तो खैर इस समय नहीं था क्योंकि वो बेकार घूम रहे थे, और ऐसे में मथाई ने नेहरू से कहा कि साहब पहला चुनाव होने जा रहा है और कहीं इनको भी एडजस्ट कर लीजिए, कुछ मौका दीजिए एसडी उपाध्याय को। तो नेहरू ने कहा कि बड़े अनमने भाव से कि ये नाकारा लोकसभा में क्या करेगा। मथाई ने जवाब दिया कि बाकी जो 70% कांग्रेसी सदस्य करेंगे वो ये भी करेगा। खैर, इन बातों को छोड़ दें, बस इतना जान लें कि व्यक्तिगत वफादारी तब भी देश, कर्तव्य और योग्यता पर भारी थी। नेहरू ने उन्हें आखिरकार टिकट दे दिया। सतना से उनको टिकट मिला और वो कई बार सांसद बने, राज्यसभा पहुंचे, और आखिरकार कभी बेकार घूम रहे एसडी उपाध्याय वो पेंशन के, आजीवन पेंशन के हकदार हो गए। तो खैर, इनको छोड़ें। बात वहां पर कि मथाई से उन्होंने साध्वी के पत्र को लेकर के सिफारिश की कि नेहरू से एक बार बता दें और साध्वी जी नेहरू से मिल जाए। मथाई ने जब 2-4 बार एसडी उपाध्याय ने कहा तो मथाई ने जो है नेहरू से जाके पूछा एक बार कि ऐसी ऐसी बात है। नेहरू जी ने कोई खास रुचि नहीं दिखाई, जैसा कि मथाई कहते हैं। लेकिन जब 2-4 बार ऐसा हो गया तो उपाध्याय जी ने बड़ी ही कह सकते हैं कि विशद स्तुति की सन्यासिनी जी की। बताया कि साहब उनको तो वेद पुराण सब कंठस्थ है, वो देवी स्वरूपा है। और नेहरू से इस बात को कह देना कि जो पत्र मैं दे रहा हूं ये मेरा केवल उनका सिफारसी पत्र ही नहीं है, ये मेरा व्यक्तिगत आग्रह है, ये बात नेहरू से बता दे। अब नेहरू जी क्या कहते, नेहरू ने हामी भर दी। सन्यासिनी जी आई और अपेक्षा के विपरीत वो बेहद युवा, सुदर्शना, गोरी और अत्यंत आकर्षक देहिष्ट वाली थी। लगता था कि नेहरू को सन्यासिनी से मिलना अच्छा लगा, क्योंकि वो जल्द ही दोबारा आई, दोबारा मिलने के लिए उनको समय मिल गया। नेहरू के खास सचिव मथाई अपनी किताब में लिखते हैं कि समय एक बार मिलने लगा तो वे आने जाने लगे, धीरे धीरे जल्दी जल्दी आने लगी और देर से जाने लगी। एक समय ऐसा आया कि वो देर रात में भी आने लगी।
अब देर रात में इसलिए कि नेहरू दिन में व्यस्त रहा करते थे, तमाम तरह के मसाइल थे, शायद बहुत देर रात ही उनको समय मिला करता था थोड़ा रिलैक्स होने का। उस समय वो आती थी और उनसे वो अध्यात्म धर्म दर्शन वगैरह की बातें संभवतः किया करते थे। खैर, एक किस्सा उसी दौरान की है। जवाहरलाल नेहरू उस दिन लखनऊ दौरे पर थे। देर शाम के बाद किसी को भी उनसे मिलने की इजाजत नहीं थी। पद्मा नायडू का इसी तरह का प्रबंध था, सारा मैनेजमेंट वही देख रहे थे। रात को एसडी उपाध्याय एक चिट्ठी लेकर के आए। नेहरू ने तुरंत उस चिट्ठी का जवाब लिखा और वापस भेज दिया। पता चला कि आधी रात के बाद सन्यासिनी जी आई और खासी देर तक वहां रही और उसके बाद गई। ये बात जब पद्मा नायडू को पता चली तो वो बहुत नाराज हुई, लेकिन खैर ये सब चलता रहा। और जब मथाई ने उपाध्याय जी से नजदीकियों के बारे में कहा तो उपाध्याय जी बोले, अरे क्या बात करते हैं, हे ईश्वर, वो तो देवी है, देवी, उनके बारे में ऐसा कोई कैसे सोच सकता है, इस तरह की कोई बात नहीं सोचा जाना चाहिए। इसके कुछ दिनों के बाद अचानक देवी जी, सन्यासिनी जी सीन से गायब। अलग बात है कि वो लोग जो नेहरू और श्रद्धा माता को लेकर थोड़ी बहुत चिंगुइयां किया करते थे, वो थोड़ा थोड़ा बहुत कभी चर्चा कर लेते थे, लेकिन कोई बहुत बड़ा हंगामा हुआ हो इसको लेकर के कि कहाँ गई माता जी, ऐसी कोई खास बात तो नहीं हुई। तो खैर, ये कहानी थी मिलने बिछोड़ने की। अब आगे कथा है पुनर्मिलन की, कथित बेटे की, संन्यास से सियासत में आने की और फिर संन्यास की शिगुफी की। श्रद्धा माता के प्रशंसकों में और उनके शिष्यों में, चेलों में, चेले चपाटों में और उनसे प्रभावित लोगों में से महज श्यामा प्रसाद मुखर्जी या जवाहरलाल नेहरू ही नहीं थे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, लौह पुरुष सरदार पटेल, गुरु गोलवलकर, देश के प्रथम नागरिक महामहिम राजेंद्र प्रसाद, विश्व हिंदू परिषद के संस्थापकों में से एक के मुंशी और विद्वान राधाकृष्णन जैसी अनेक विभूतियां भी उनसे प्रभावित थी। कम्युनिस्ट पार्टी के ए.के. गोपालन को तो श्रद्धा माता का चेला कहने में बहुत खुशी होती थी, बड़ा गर्व महसूस होता था। ऐसे में बहुतों को उनके परिदृश्य से पूछ जाने से चिंता तो हुई, पर उनका पता नहीं चला कुछ। और नेहरू की अवैध संतान की अभी कोई चर्चा नहीं थी, ये मान के चलिए। किसी को इस बारे में लांछन लगाने की बात या कोई खबर की बात, ऐसा कुछ नहीं था। सन्यासिनी के अदृश्य होने के कई महीने बाद 1949 के नवंबर महीने में एक बहुत सी सौम्य सा, सभ्य सा व्यक्ति प्रधानमंत्री कार्यालय पहुंचा। उस व्यक्ति ने प्रधानमंत्री से मिलने का समय मांगा। तब इतना तामझाम नहीं था। थोड़ी पूछ परख और प्रयास के बाद उसको मथाई तक पहुंचा दिया गया। मथाई ने उससे बेंगलोर से दिल्ली आने की वजह और सीधे जवाहरलाल नेहरू से मिलने की जो वजह थी वो जांचनी चाहिए, पूछनी चाहिए। तो उसने बताया कि साहब, मुझे एक पोटली, एक पैकेट प्रधानमंत्री को सौंपना है। अब चूंकि ये व्यक्तिगत तौर पर उन्हीं से संबंधित है, सो मैं पर्सनली उनको ये पैकेट या कहना पोटली जो है, कागज की पोटली थी जो कपड़े में लिपटी हुई थी, वो मैं उनको देना चाहता हूं। ये पोटली क्या थी? दरअसल एक लेटर्स का एक बंडल था, एक पैकेट था, मोटा पैकेट था, बहुत से लेटर्स थे। वो आदमी एक कॉन्वेंट से था, उस कॉन्वेंट से जहां कुछ दिन पहले उत्तर भारत से एक सुंदर सी युवती आई थी। उस महिला ने अपना नाम वहां नहीं लिखाया और कुछ दिन रह करके 30 मई 1949 को एक बच्चे को जन्म दिया और फिर बिना बताए कॉन्वेंट से चली गई।
वही औरत वो पोटली छोड़ गई थी, पत्रों की जो पोटली थी। कॉन्वेंट की मदर सुपीरियर जो थी वो विदेशी महिला थी, उनको यहाँ की भाषा नहीं आती थी, तो उन्होंने किसी से उस पत्र को पढ़वाया। तो पता चला कि ये पत्र जो हैं, जो लेटर्स लिखे गए, वो प्रधानमंत्री से संबंधित थे। भली महिला थी, उन्होंने उन पत्रों को एक साथ किया और पत्रों को भेज दिया। मथाई ने उस व्यक्ति से कहा कि भाई ऐसा है कि वो ये सारे लेटर का बंडल जो है वो जिद ना करे, प्रधानमंत्री को सीधे धोने का, हमें दे दे, मैं उनका विशेष सचिव हूं, मैं उन्हें पहुंचा दूंगा। खैर, मथाई जिस तरह बात किया वो उससे आश्वस्त हो गया, उसे लगा कि ये बात ठीक है, और मदर सुपीरियर का नाम उसने नहीं बताया और उस कॉन्वेंट का नाम भी उसने नहीं बताया, अपना नाम पता न बताया, और न ही इसके बदले में जवाहरलाल नेहरू से मिलने की कोई जिद की। मथाई ने लिखा है कि जब उन्होंने सारे पत्र उस बंडल को दे दिया जवाहरलाल नेहरू को, तो उन्होंने उन पत्रों को लिया और बिना चेहरे पर कोई भाव लाए सारे पत्र को एक एक करके उन्होंने फाड़ डाला, और उसके बाद बहुत वर्षों तक उन्होंने उस बच्चे को ढूंढने, गोद लेने का कोई प्रयास नहीं किया, कोई कोशिश नहीं। अब सन्यासिनी सीन से गायब हो गई, लेकिन मथाई को नहीं रहा गया। मथाई ने पता लगाने की कोशिश की कि सन्यासिनी कहाँ गई। खासे दिन बाद पता लगा कि सन्यासिनी जो है वो राजस्थान में जो संस्कृत और आध्यात्मिक साहित्य की प्रचंड विदुषी सन्यासिनी जो थी, वो भगवा उतार करके जयपुर में फैशनेबल लेडी बनी भौतिक संसार का भोग कर रही है। कहते हैं कि वो विदेश चली गई थी, कुछ कहते हैं कि नहीं, वो तो हिमालय पर चली गई थी। खैर, जो भी था, पता लगा कि वो जयपुर में घूम रही हैं और उन्होंने जयपुर को ही अपना स्थायी ठिकाना बना लिया है। खैर, राजस्थान में श्रद्धा माता की मौजूदगी और उनकी शांति सेना बनाने जैसे कुछ कामों ने वहां हलचल मचा दी। राजस्थान के सीएम सुखाड़िया तब हुआ करते थे, उन्होंने नेहरू से शिकायत की कि वो त्रिशूल लेकर चलती है, अपने को शक्ति का अवतार बताती है, उसकी कोई जड़ नहीं है, उसने भ्रम पैदा करके बहुत से अमीर नौजवानों को अपने ग्लैमर से बर्बाद कर दिया। राजस्थान पत्रिका के जो मालिक थे कर्पूर चंद कुलिश, वो भी इस विरोधी अभियान में शामिल थे। हालांकि तब के विपक्ष ने उस वक्त नेहरू की संतान को लेकर के कोई खास बातचीत नहीं की। इस तरह का कहीं किसी अखबार में, तब तो इस तरह के धमाल सोशल मीडिया और टीवी का जमाना नहीं था, तो किसी अखबार ने इस तरह का कोई खास बात नहीं छापी, जबकि कांग्रेस के मुखालफत करते हुए बहुत सी चीजें छप रही थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। नेहरू से आखिरी बार मिली सन्यासिनी, ये लगभग 1958 की बात है। श्रद्धा माता की नेहरू से दशक भर बाद एक मुलाकात हुई। वे दोनों पार्क में मिले। मथाई की माने तो तब नेहरू का बेटा 9 साल का रहा होगा, पर ये बेटा था कहां, इसका कोई अता पता नहीं। ये न तो किसी ने बताया, न किसी ने पता करने की कोशिश की। खैर, नेहरू को सुखाड़िया ने भड़का दिया था कि श्रद्धा माता ने सभी रजवाड़े जागीरदारों को मिला करके एक शांति सेना बना ली है, और शांति सेना धीरे धीरे मजबूत होती जा रही है, और ये शांति सेना की मजबूती कांग्रेस को कमजोर कर रही है। अभी नहीं तो कल कांग्रेस को बहुत कमजोर कर दी। खैर, एकांत से मुलाकात के दौरान श्रद्धा माता ने नेहरू से पूछा कि क्या वो सुखाड़िया की इस बात पर यकीन करते हैं। नेहरू ने कोई जवाब नहीं दिया, वे खामोश थे। मौन स्वीकार का लक्षण है। शास्त्रों में प्रवीण श्रद्धा माता उसके बाद फिर कभी नहीं मिली नेहरू से। समझ गए? नेहरू से वो अलग हुई तो फिर समाज से ही अलग हुई, हिमालय पर चली गई। पर वो तो हिमालय पर चली गई, उन्होंने कुछ मठ आश्रम भी बनाए,
लेकिन बेटा कहाँ गया, इस पर कहीं से न तो कोई सवाल उठा और न कोई जवाब मिला। लेकिन एक बात है कि नेहरू की संतान का सवाल समाप्त हो गया हो, ऐसा नहीं था। ये बात नहीं है कि उस जमाने में विपक्ष ने सवाल नहीं उठाया या उस समय सवाल नहीं उठा जब साध्वी चली गई, तो ऐसा नहीं था कि ये सवाल उठते ही नहीं थे या यूं कह लें कि कोई पूछता ही नहीं था, किसी को पता ही नहीं था या इस तरह की बात नहीं। खुशवंत सिंह ने श्रद्धा माता का एक इंटरव्यू किया एक मैगजीन के लिए। तो श्रद्धा माता ने खास तौर से माना कि उनके और नेहरू के बीच बहुत प्रगाढ़ और अच्छे रिश्ते थे और अगर शादी करने की कोई बात आई होती तो उन्होंने उससे शादी जरूर कर ली। लेकिन ये एक बस मन वाली बात थी, इससे ज्यादा कोई बात नहीं है, क्योंकि श्रद्धा माता खुद ही कह रही थी कि नेहरू और उनके उम्र में बहुत बड़ा फर्क था। नेहरू की बेटी ही तब उनकी उम्र के बराबर थी, आसपास थी लगभग। ऐसे में उनकी शादी या कि किसी तरह के रिश्ते या संतान होने की बात बेमानी है। एक और प्रसिद्ध पत्रिका ने जवाहरलाल के बेटे को खोजने की कोशिश की थी बाद में, खुशवंत सिंह के बाद। ये खुशवंत सिंह का तो बहुत पहले की बात है, ये बात की बात है। और उस मुहिम में सन्यासिनी श्रद्धा माता को उसने तलाशा तो वो 1500 साल पुराने जयपुर के हथरौई किले में संवाददाता को मिल गई, उस पत्रिका के संवाददाता को। इस मुलाकात में श्रद्धा माता ने तब कहा कि उनके कोई संतान कभी नहीं हुई। ये सब बकवास है, ये सब जो परजीवी और हरामखोर मथाई, उन्होंने ऐसे ही शब्दों में लिखा है कि परजीवी और हरामखोर मथाई जैसे कुछ लोगों का गढ़ा हुआ किस्सा है। उन्होंने कहा कि असल में नेहरू मेरी बात बहुत ध्यान से सुनते थे। लोगों को इस बात का डर था कि नेहरू जो वाकई बहुत धार्मिक हैं, वो मेरे प्रभाव में आकर के कहीं अपनी धर्मनिरपेक्षता या कहीं सेकुलरिज्म को त्याग न दे, हिंदी को राष्ट्रभाषा बना देंगे, जबकि मैं तो संस्कृत के पक्ष में थी। इसी तरह संविधान में भारत और इंडिया को लिखने की जो बात थी, इस बारे में भी बात उभरी थी और कुछ विदेशी ताकतें, कम्युनिस्ट, मुसलमान, ईसाई और यहां तक कि तब की हिंदू महासभा भी इसके विरोध में थी। उसने मेरा बहुत विरोध किया। खैर, मैं ये भी बता दूं, यानी कि श्रद्धा माता ने कहा, मैं ये भी बता दूं कि नेहरू ने कई बार मुझसे कहा कि उपराष्ट्रपति बन जाइए आप तो, लेकिन मैंने मना कर दिया। मुझसे ईर्ष्यावश और खौफ खाकर एक खास गुट ने मुझे नेहरू से अलग करने की साजिश रचा और उसी के तहत सारी उल बातें फैलाई। हमारे बीच बौद्धिक और भावनात्मक रिश्ता था, शारीरिक नहीं। ये बात श्रद्धा माता ने उस पत्रिका के संवाददाता से कहा। अभी कुछ ही बरस पहले की बात है कि शिकोहाबाद के एक वकील फणींद्र नाथ सिंह ने दावा किया कि उन्होंने श्रद्धा माता से 1932 में शादी की थी। लेकिन शादी के ठीक बाद एक दिन उन्होंने उनके कमरे में देखा कि देवी माता के साथ नेहरू की फोटो लगी हुई है और वो जो पूजा का घर बना रखा है छोटा सा, उसमें वो देवताओं के साथ नेहरू को भी पूजती। तो उन्हें बड़ा शौक लगा, जैसा कि फणींद्र कहते हैं। उनके अनुसार, यानी फणींद्र के हिसाब से, काम के बोझ से थके नेहरू को तांत्रिक श्रद्धा माता से मिलने के बाद बहुत राहत मिलती थी, बहुत सुकून मिलता था। पर नेहरू की किसी औलाद के बारे में वो भी मुंह नहीं खोलते। भले उनको कितना पता होगा उस समय नहीं पता है, लेकिन उनका इंटरेस्ट तो रहा ही होगा, क्योंकि वो अपने को श्रद्धा माता से जोड़ते हैं और बताते हैं कि उनके पूर्व पति। खैर, श्रद्धा माता शादी से तो इनकार नहीं करती। वो ये नहीं कहती कि वो पूरी तरह से कुंवारी हैं या ऐसा नहीं। तो शादी से श्रद्धा माता का भी इनकार नहीं है। उनके हिसाब से उनकी शादी महज 50 दिन चली थी। हाँ, श्रद्धा माता का इनकार संतान से है। नेहरू तो क्या, उन्हें किसी से भी कोई संतान कभी नहीं हुई, ऐसा दावा श्रद्धा माता करती है। जबकि इसके विरुद्ध बहुत से लोगों का मानना है, एक दो का नहीं, बहुत से लोगों का मानना है कि जवाहरलाल नेहरू इंदिरा गांधी के अलावा भी एक बेटे के बाप हैं। अब सवाल यह है
कि मथाई की इस बात को कि नेहरू के एक बेटा भी है या बेटा भी था, इस बात को इतने हल्के में क्यों लिया गया? कांग्रेस ने अपने महान नेता की छवि पर बट्टा लगने के डर से मान लीजिए कुछ खोज खबर न ली हो, लेकिन गैर कांग्रेसी सरकारों ने भी इसकी खोज क्यों नहीं की कि वाकई जवाहरलाल नेहरू का कोई बेटा था या बेटा भी है? जवाहर के कथित बेटे को तलाशने के तमाम सूत्र हो सकते थे। बेंगलोर में अगर तलाशा जाता तो ऐसा नहीं है कि इस बात को तलाशा नहीं जा सकता या खोजा नहीं जा सकता था। पर आज ऐसा कहने वालों के पास कोई सूत्र या सबूत फिलहाल नहीं है जो वो पेश करें कि ऐसा है और नेहरू का बेटा यहाँ पर अभी मौजूद है या नेहरू का बेटा कब तक था, अब नहीं है। इस बात का भी कोई सबूत नहीं है। अगर नेहरू का कोई बेटा है तो अभी वो 71 बरस का होगा। सो खोज की संभावनाएं अभी भी मरी नहीं है। लेकिन फिलहाल तो जब तक कोई सबूत नहीं मिलता तब तक श्रद्धा माता की बात को ही सच मानना होगा। बाकी फैसला आपका है। कोई पता लगे तो सूचना हमें अवश्य दीजिएगा। हमारा पता है हिंदुस्तानियम टेल्स एंड टॉक्स। इस एपिसोड में यही तक। आपने समय दिया, धन्यवाद। आपको हमारी पेशकश कैसी लगी कमेंट में लिखिएगा जरूर। आपको तो पता ही होगा अनलिमिटेड आइडियोलॉजी का यूट्यूब पर एक ही पता है, हिंदुस्तानियम टेल्स एंड टॉक्स।